हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केम की फर्स्ट यूनिट में है। पीछे की क्लास में हमने रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन इनके बारे में पढ़ा था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन होता क्या है? जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो क्या होता है, सिग्मा और पाई कक्षकों की ओवरलैपिंग अतिव्यापन के कारण होता है और इनकी ओवरलैपिंग से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और इनमें एक जो बंध होता है वो कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको डिफाइन करें तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम है उसके कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें सिग्मा पाई ओवरलैपिंग से क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, उसमें सिग्मा पाई में ओवरलैपिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें कुछ समय के लिए जो सी एच बॉन्ड है वो बंद है वो विलुप्त हो जाता है, इसलिए इसे बिना बंद का अनुनाद भी कहते हैं। इसमें है रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स leaving the sigma bond untouched। रेजोनेंस में तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। However, in some cases, a sigma bond and adjacent pi bond may get involved in resonance। तो सिग्मा पाई कक्षकों की ओवरलैपिंग से जो रेजोनेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। Such a delocalization is called as hyperconjugation। ये किसी भी सिस्टम के कॉन्जुगेशन में क्या होने चाहिए, सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी और उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। उसे ही हम अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कोई भी एल्कीन है, इसके जो कॉन्जुगेशन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 3 है, और एक ये जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनसे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें 4 अतिसंयुग्मनीय संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और उस बंध के इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन पे चले जाए, तो यहाँ पे इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं होगा, ये H प्लस के रूप में इसके पास रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और ये यहाँ पे आ जाए, तो सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगी। थर्ड में क्या होगा, ये वाला अगर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये बंद वापस बन जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए, तो ये थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन होगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी 4 अतिसंयुग्मनीय संरचनाएं बनेगी। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन प्रभाव है, ये क्या है, स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट है, स्थायित्व को बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के। तो स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड CH/CC विथ ए पाई नेटवर्क। फिर है ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, हमने पढ़ा है। The electron of the sigma bond between C and H are involved in delocalization। ठीक है ना। तो इसमें जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिलोकलाइजेशन के दौरान, जिससे CH बॉन्ड क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए विलुप्त हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद। In structure to the right, no bond between C and H due to migration of sigma bond, hence hyperconjugation is also called as no bond resonance। ठीक है ना, CH बॉन्ड के माइग्रेशन के कारण ये यहाँ से बीच में बंद नहीं होता, H प्लस के रूप में रहता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। This does not indicate that hydrogen is completely detached from the structure, but some degree of ionic character in CH bond and
सम सिंगल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा ही है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और इसके इस पे आ जाए, तो इनमें सिग्मा पाई में ओवरलैपिंग से ये वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो सी और एच के बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसका क्या इफेक्ट है, एक तो ये कि स्टेबिलिटी को शो करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मनीय संरचनाएं होगी मॉलिक्यूल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल केटाइंस एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। जो केटाइंस हैं, कार्बोकेटाइंस, उनकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्बोकेटाइंस हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। हमें पता है कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होते हैं। द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ दिस sp2 कार्बन कैन overlap with an sigma orbital of CH bond of adjacent alkyl group या alpha CH bond। अगर कार्बोकेटाइन के संयुग्मन में क्या है, अल्फा कार्बन है और उस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH बॉन्ड है, तो उसमें क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन का p ऑर्बिटल है sp2 उसमें और CH बॉन्ड में ओवरलैपिंग से इसकी अतिसंयुग्मनीय संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या पाया जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। दिस ओवरलैप permits individual electrons to help bind together 3 nucleus, 2 carbon and 1 hydrogen, ठीक है ना। 3 न्यूक्लियस में होगा कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। The positive charge thus gets depressed over large volume of space and is stabilized। इससे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, कोई भी कार्बोकेटाइन CH3 CH2 पॉजिटिव है, तो इसमें ये कोई भी सिस्टम के कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन है, कितनी है, 3 प्रेजेंट है, तो इसकी 4 अतिसंयुग्मनीय संरचनाएं बनेगी। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और आ जाएगा, तो ये यहाँ पे H प्लस के रूप में रहेगा कोई, फिर ये वाला एक बार हाइड्रोजन करेगा और थर्ड पे ये, तो इसकी 4 अतिसंयुग्मनीय संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है, द मोर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन द कार्बोकेटाइन मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड्स एंड हेंस मोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन व्हिच मेक्स द कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। कहने का मीन्स ये है कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे कार्बोकेटाइन पे या जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हम डायरेक्ट वे में समझे तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा और जो उसके कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को इंक्रीज कर देगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उतना ही कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस टाइप से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। The order of stability of the carbocation is 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, फिर सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन है वो कितनी है, 9 है। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 9, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है 2 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन में, तो इसकी और जो 1 डिग्री है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें कोई अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी अतिसंयुग्मनीय संरचनाएं होगी और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस टाइप से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एल्काइल रेडिकल्स एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। रेडिकल्स जो है, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी को भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा
एक्सप्लेन कर सकते हैं। Alkyl radicals have p orbital of carbon occupied by an odd electron which gets delocalized over 3 nuclei, 2 carbon and 1 hydrogen by the overlap with the sigma orbital of CH bond of adjacent alkyl group. इसमें भी कार्बोकेटाइन के जैसे ही एज इट इज वही होता है, सिग्मा और पाई के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, formation होगा. The bond is formed between two carbons and odd electron is held by the hydrogen atom. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे इस odd electron, ये हमारा कोई भी क्या है, फ्री रेडिकल है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इसमें यहाँ पे इस फ्री मुक्त मूलक से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो H है वो फ्री रेडिकल के रूप में रहेगा, माना कि नीचे वाला H है इसके साथ बनाया, फिर यहाँ पे ये H फ्री रेडिकल के रूप में रहेगा और फिर ये, तो जितने ज्यादा वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी 4 अतिसंयोजनी संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा. The order of stability depends on the extent of delocalization. The greater the delocalization, the more is the stability. जितना ज्यादा delocalization होगा, जितना तो उसकी stability उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी. 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल, फिर 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल और लास्ट में मिथाइल रेडिकल, क्योंकि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसकी उतनी ही अतिसंयोजनी संरचनाएं बनेगी और वो उतना ही स्टेबल होगा. तो इस टाइप से हम रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट इसमें आता है एल्कीन्स एंड देयर स्टेबिलिटी. एल्कीनों का स्थायित्व, ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड विथ पाई ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट CC डबल बॉन्ड gives rise to canonical structures. Delocalization of electrons occurs over 3 nuclei and thus stabilize the alkene. वही है, इसमें भी क्या है, जो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी उसमें उतनी ही क्या होगी, वो अतिसंयोजनी संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा, रेजोनेंस होगा अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण, और सिग्मा पाई बॉन्ड में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी और वो उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी. जैसे alpha CH possesses partial ionic character and its electrons get delocalized into the adjacent pi system. ठीक है, more the substituent, more is opportunity for hyperconjugation and more stable is the alkene. कोई भी alkene है उसके conjugation में क्या है, सिलेक्शन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, वो जो CH बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये वाला, फिर ये वाला. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी. तो जो एल्कीन जितनी ज्यादा प्रतिस्थापी होगी उसमें उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और वो उतनी ही क्या होगी, स्टेबल होगी. तो इस टाइप से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, सिग्मा पाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण होता है. ठीक है ना, इसमें CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से उत्पन्न अनुनाद जो है उसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं. इसे बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं. अगर कोई सिस्टम के कॉन्जुगेशन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इससे सिग्मा पाई कक्षकों में ओवरलैपिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और कुछ समय के लिए जो CH बॉन्ड है वो विलुप्त हो जाता है. इसे ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं और CH बॉन्ड विलुप्त होने के कारण से बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं. ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये किसी भी अणु की स्टेबिलिटी को शो करता है. फिर हमने इसके इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमने एल्काइल्स जो कार्बोकेटाइंस हैं उनकी स्टेबिलिटी को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया कि जिस कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ही क्या होगा,
सी एच जो वो उसकी सिग्मा पाई ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा और वो जो कार्बोकेटायन उतने ही क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इस टाइप से हमने रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी देखा कि रेडिकल्स में भी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा और वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज। लास्ट में हमने इसमें ये भी देखा कि जो एल्कीन्स हैं उनके स्थायित्व को भी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स जितनी ज्यादा क्या होगी, प्रतिस्थापी होगी, उसमें उतना ही ज्यादा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा हम स्टेबिलिटी इफेक्ट्स कार्बोकेटायंस, रेडिकल्स और एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।